की ओर भागा। उसने जी यून को शांत करने की कोशिश की, लेकिन वह पूरी तरह टूट चुकी थी। वह रोते हुए बोली, अगर मैं उसे और तेज़ी से खींचती तो ये नहीं होता। तभी एक नई नोटिफिकेशन स्क्रीन पर आई, कुल मृत्यु गिनती। यूनहो ने स्क्रीन पर देखा। टोटल डेथ्स काउंट 1000 से भी ज़्यादा हो चुके हैं। अब सिर्फ 700 सर्वाइवर्स बचे हैं। वह जी यून के पास लौटा और पूछा, तुम मेरी आवाज़ सुन सकती हो? फिर उसने कहा, मैं समझ सकता हूँ यह सिचुएशन कितनी ओवरवेलमिंग है, लेकिन यह मौन करने का सही समय नहीं है। अगला मिशन जल्दी शुरू होने वाला है। उसने उसे अर्ज किया, तुम्हें अपना रिवॉर्ड लेना चाहिए और नेक्स्ट चैलेंज के लिए तैयार होना चाहिए। लेकिन जी यून ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। यूनहो को समझ आ गया कि इस हालत में उसे वापस लाने का कोई सीधा तरीका नहीं है। फिर उसने एक बोल्ड आइडिया सोचा। उसने अपनी प्रॉपर्टीज़ विंडो खोली और अपने चैलेंज रिवॉर्ड को यूज़ करके जी यून की मेंटल एबिलिटीज़ एनहांस करने की कोशिश की। उसे नहीं पता था कि यह काम करेगा या नहीं, लेकिन अटेम्प्ट सक्सेसफुल रहा। एनहांसमेंट कैंसिल करने के बाद वह भागकर जी यून के पास गया। उसने फिर पूछा, तुम मेरी आवाज़ें सुन सकती हो? फिर उसने कहा, मुझे तुमसे एक रिक्वेस्ट करनी है। अपनी प्रॉपर्टीज़ विंडो खोलो और अपने रिवॉर्ड से अपनी मेंटल एबिलिटीज़ एनहांस करो। जी यून ने उसकी इंस्ट्रक्शंस फॉलो की। तुरंत ही उसके चारों तरफ एक ग्लो फैल गई। यूनहो को डर हुआ कि शायद उसका प्लान फेल हो गया। अब क्या होगा, उसने सोचा। कुछ पल बाद जी यून खड़ी हो गई। वह पहले से काफ़ी काम लग रही थी। फिर उसने यूनहो से कहा, मैं जल्दी से अपने फटे हुए कपड़े बदल कर आती हूँ। यूनहो ने देखा कि जी यून की मूड इतनी जल्दी चेंज हो गई थी। उसने मन ही मन सोचा, ये सिस्टम सच में मैजिकल है। इतनी अननेचुरल स्पीड से उसका मूड चेंज होना नॉर्मल नहीं है। फिर उसने सोचा, मुझे अब तक 2 रिवॉर्ड्स मिल चुके हैं। अब मुझे और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी होगी ताकि मैं आगे के स्टेप्स प्लान कर सकूं। उसने अपनी प्रॉपर्टीज़ विंडो खोली और सिस्टम से पूछा, क्या मैं एलिमिनेशन और फ्यूचर मिशन से इम्यूनिटी हासिल कर सकता हूं? सिस्टम ने जवाब दिया, ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। फिर उसने पूछा, क्या मुझे गन या कोई और वेपन रिवॉर्ड में मिल सकता है? सिस्टम ने फिर मना कर दिया। यूनहो ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं सिस्टम, मैं परेशान नहीं हूँ, क्योंकि मैंने अपनी इंजर्ड लेग के साथ जीते जीते पेशेंस डेवलप कर लिया है। इसके बाद उसने सिस्टम से पूछा, क्या मैं फॉरसाइट की एबिलिटी या उड़ने की शक्ति हासिल कर सकता हूँ? सिस्टम ने जवाब दिया, यह अभी पॉसिबल नहीं है। यूनहो इस जवाब से हैरान था। मतलब फ्यूचर में यह पॉसिबल होगा, उसने सोचा। फिर उसने तय किया कि जितनी इन्फॉर्मेशन मिली है वही काफ़ी है। उसने मन में कहा, जो भी इस एलिमिनेशन टास्क के पीछे है वह इतनी आसानी से इसे बंद करने वाला नहीं है। इसके बाद उसने फिर से अपनी लेग को हील करने का ऑप्शन चुना। इस बार हीलिंग 70% तक हो गई। अब वह बिना लिम्प किए चल सकता था, लेकिन तेज़ी से दौड़ नहीं सकता था। तभी जो यून वापस आई। उसने देखा कि यूनहो अपनी लेग पर नेचुरली चल रहा था। उसने पूछा, क्या तुमने अपने रिवॉर्ड से इसे हील किया? यूनहो ने जवाब दिया, ये पूरी तरह ठीक नहीं हुआ है, लेकिन बहुत जल्द मैं इसे पूरी तरह ट्रीट कर लूँगा। तभी एक नई नोटिफिकेशन आई, नेक्स्ट टास्क शुरू होने वाला है। यूनहो ने कहा, ये लोग हमें ठीक से बात भी नहीं करने देते। जी यून ने सबसे नज़दीकी सेफ जोन देखा। ये 15वीं मंजिल पर है। यूनहो ने कहा, हमें जल्दी मूव करना होगा। शायद वहाँ पहले से ही काफ़ी लोग पहुँच चुके होंगे। जी यून ने उसे थोड़ा हेजिटेंट होकर देखा। फिर जैसे केयरफुली अपने शब्द चुनते हुए काम टोन में बोली, यूनहो, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ। यूनहो ने सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए कहा, पूछ सकती हो, लेकिन चलते चलते पूछो। जी यून ने कहा, जब टीम लीडर का शरीर आधा कट गया था तब तुम बिल्कुल भी सरप्राइज़ नहीं हुए, जबकि मैं और बाकी लोग डर गए थे। फिर उसने कैजुअली पूछा, तुम इतने काल्म कैसे रहे? यूनहो ने कुछ पल सोचा। फिर उसने कहा, तुम्हारा यह सोचना बिल्कुल सही है कि मेरा रिएक्शन थोड़ा अजीब था। फिर उसने समझाया, जब मैं ट्रैक और फील्ड में था तब करेज ट्रेनिंग का हिस्सा रहा करता था, लेकिन असली वजह यह है, जब मैं बच्चा था तब मैंने अपने पेरेंट्स को कार एक्सीडेंट में मरते देखा था। जी यून ने नज़रें झुका लीं। फिर रिग्रेट से भरी आवाज़ में बोली, सॉरी, मुझे ऐसा नहीं पूछना चाहिए था। यूनहो ने सिर हिलाया और काल्म होकर जवाब दिया, कोई बात नहीं। जब वे दरवाजे तक पहुँचे, यूनहो ने जीयून की तरफ देखा और कहा, जो लोग ज़िंदा हैं उन्हें ज़िंदा रहना चाहिए। मैं किसी भी हालत में सरवाइव करूँगा, चाहे टास्क्स कितने ही अजीब क्यों ना हों। जीयून ने जवाब दिया, हम दोनों साथ में सरवाइव करेंगे। यूनहो ने उसे देखा और हल्का सा मुस्कुराया। उसने सोचा, पिछले 2 टास्क के बाद क्या मैं जीयून के लिए कुछ महसूस करने लगा हूँ?
फिर उसने दरवाज़ा खोला और कहा, हमें जल्दी करना होगा, बाकी लोग आगे निकल सकते हैं। उन्होंने सीढ़ियाँ उतरनी शुरू कर दीं। जीयून ने थोड़ा हिचकिचाते हुए युनहो को पुकारा। उसकी आवाज़ों में चिंता थी। उसने पूछा, अगर वहाँ बहुत भीड़ हुई तो हम क्या करेंगे? युनहो ने कामली जवाब दिया, उम्मीद है ऐसा नहीं होगा, लेकिन अगर सेफ जोन फुल हुआ तो हमें लड़ना पड़ेगा। लेकिन जब वे अंदर पहुँचे तो जो देखा वह उनकी एक्सपेक्टेशन से पूरी तरह अलग था। उन्होंने पहली बार किसी को किसी और को मारते देखा। एक आदमी जिसके हाथ में एक स्टिक थी सेफ जोन में किसी को घुसने नहीं दे रहा था। वह हर आने वाले को पीट रहा था। युनहो ने कहा, मुझे पता था कि ऐसा होगा, लेकिन यह इतनी जल्दी होगा यह नहीं सोचा था। तभी किसी ने दूर से चिल्लाया, यह आदमी पागल हो गया है, अंदर इतनी जगह है फिर भी किसी को घुसने नहीं दे रहा। दूसरा आदमी गुस्से में बोला, हम सब आराम से अंदर आ सकते हैं, ये इतना सेल्फिश कैसे हो सकता है? इतना सुनते ही वह आदमी भड़क गया। उसने चिल्लाकर कहा, तुम लोग सेल्फिश होने की बात कर रहे हो, जबकि तुम सब हमेशा से सेल्फिश रहे हो। तुम सब घटिया लोग हो। डोंग सुक अभी भी गुस्से में चिल्ला रहा था। कह रहा था कि लोग हमेशा टेम्परेरी कॉन्ट्रैक्ट्स वाले लोगों को कमतर समझते हैं और उसकी ज़िंदगी उन्होंने ही बर्बाद कर दी है। उसने कहा कि अगर लोग उसके हालात को समझते तो वे ऐसे हुक्म नहीं चलाते। उसने सबके सामने पूछा कि क्या उसने कुछ गलत कहा है। युनहो ने गौर किया कि बोलने वाला इंसान ऑपरेशन सपोर्ट डिपार्टमेंट से था और उसका नाम डेप्यूटी डायरेक्टर डोंग सुक था। जियोंग ने जवाब दिया कि वह 2 साल पहले डायरेक्टर ऑन की अनुपस्थिति में काम संभालने आया था और जब उसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा तब उसे भी बाकी लोगों की तरह छोड़ दिया जाएगा। युनहो को एहसास हुआ कि डोंग सुक उसी स्थिति में था जिसमें वह खुद था। उसे याद आया कि उसने डोंग सुक को पहले भी देखा था। वह बड़ा कदकाठी का था, लेकिन हमेशा झुका रहता था और शर्मीला स्वभाव रखता था। लोगों का कहना था कि वह बहुत सेंसिटिव और इरिटेट करने वाला था और अब उसके व्यवहार का कारण साफ दिख रहा था। अचानक एक व्यक्ति ने गुस्से में डोंग सुक से पूछा कि वह ये सब क्या बकवास कर रहा है और वह उससे इस तरह कैसे बात कर सकता है। ये व्यक्ति डोंग सुक का मैनेजर था। उसने आगे कहा कि डोंग सुक कितना एहसान फरामोश है, क्योंकि वही था जिसने उसका ख्याल रखा था। लेकिन डोंग सुक को यह बात नागवार गुजरी। उसने गुस्से में स्टिक से अपने मैनेजर पर वार कर दिया और कहा कि वह कोई पेट नहीं है कि कोई उसके ख्याल रखने का दावा करे। चारों ओर खड़े लोग ये देखकर दंग रह गए। किसी को यकीन नहीं हुआ कि उसने अपने मैनेजर को सच में मार डाला था। जियोंग ने कहा कि यह साफ था कि मामला हद से ज़्यादा बढ़ चुका था। उसने यह भी कहा कि मैनेजर उसे इस्तेमाल करके फेंकने वाला था और डोंग सुक अपनी भावनाओं को रोक नहीं पाया, इसलिए उसने अपने मैनेजर को मार डाला। लेकिन युनहो ने जियोंग को जवाब दिया कि उसे नहीं लगता कि डोंग सुक ने गुस्से में खुद पर काबू खोकर ऐसा किया था। जब युनहो ने डोंग सुक को देखा तो उसने गौर किया कि उसकी आंखों में झपक साफ दिख रही थी, उसकी सांसें तेज़ हो रही थीं और उसके हाथ कांप रहे थे। ये साफ था कि वह इस तरह की हिंसा का आदी नहीं था। जब युनहो ने डोंग सुक के आसपास पड़ी चीज़ों को देखा तो उसे कुछ सिरेमिक के टुकड़े दिखाई दिए जिन्हें हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा सकता था, और कुछ गमले भी थे जिन्हें वह किसी पर फेंक सकता था। इससे युनहो को समझ आया कि डोंग सुक ने इस हमले की योजना पहले से बना रखी थी। फिर अचानक एक पुरानी घटना की झलक सामने आई। डोंग सुक का मैनेजर ऑफिस में उसके ऊपर चिल्ला रहा था। उसने उसके काम को ज़मीन पर फेंक दिया और गुस्से में कहा कि वह सब कुछ दोबारा लिखे। उसने उसे मूर्ख कहा और ताने मारे कि क्या उसे सच में लगता है कि वह इतनी बेवकूफ़ी भरी चीज़ के लिए पैसे देगा। डोंग सुक मुश्किल से अपनी भावनाओं को दबा रहा था और मैनेजर के अपमान सहन कर रहा था, लेकिन उसकी आंखों में उग्रता झलक रही थी। वापस वर्तमान में डोंग सुक ने सभी को धमकी दी कि उन्होंने जो हुआ देखा और अगर किसी ने अंदर घुसने की कोशिश की तो उसका अंजाम भी यही होगा। लोग उससे डर गए और कुछ जल्दी से वहाँ से भागकर दूसरी सेफ जोन में जाने की कोशिश करने लगे। जियोंग ने देखा कि हालात बिगड़ रहे हैं तो उसने युनहो से पूछा कि अब वे क्या करेंगे। उसने कहा कि डोंग सुक ने अपना दिमाग पूरी तरह से खो दिया है और अब उससे बात करना बेकार होगा। लेकिन युनहो ने कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप डोंग सुक की तरफ बढ़ने लगा। उसने सोचा कि डोंग सुक इस समय बहुत तनाव में लग रहा था और शायद यह सही मौका था उसे थोड़ा शांत करने का और फिर उससे बात करने का। युनहो को चिंता थी क्योंकि उनके पास ज़्यादा समय नहीं था। जब वह डोंग सुक के करीब पहुंचा तो उसने कहा कि वह सिर्फ उससे कुछ बात करना चाहता है। उसने कहा कि वे दोनों ही टेम्परेरी कॉन्ट्रैक्ट्स पर थे और एक दूसरे की स्थिति समझ सकते थे। युनहो ने कहा कि जो कुछ वह कर रहा था वह खुद अपनी कब्र खोदने जैसा था। उसने शांति से समझाते हुए कहा कि इस बिल्डिंग में अलग अलग कंपनियों के लोग थे जो एक दूसरे के साथ मिलकर टास्क्स पूरा करने की कोशिश कर रहे थे।
उसने कहा कि यह बिल्कुल स्वाभाविक था कि लोग अपने सर्वाइवल के लिए एलाइज बनाना चाहते हैं। फिर यूनहो ने डोंग सूक को सीधे संबोधित करते हुए कहा कि अगर वह ऐसे ही चलता रहा तो वह इस गेम में कहीं भी फिट नहीं बैठेगा। यूनहो की बातों का डोंग सूक पर असर होने लगा था। फिर यूनहो ने एक और बड़ा तर्क दिया। उसने कहा कि चूंकि उसने अपने मैनेजर को मार डाला था, अब कोई भी उसे अपनी टीम में नहीं लेना चाहेगा। लोग उसे एक बड़ा खतरा मानेंगे और सबसे पहले उसे ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। यूनहो ने डोंग सूक को बताया कि इस तरह की कॉम्पिटिटिव टास्क में अकेले काम करना फ़ायदेमंद हो सकता है, लेकिन अगर आगे की टास्क अलग प्रकार की हुई तो सहयोगी बनाना ज़रूरी होगा। फिर उसने डोंग सूक को अंतिम चेतावनी दी। अभी भी समय था कि वह अपने कदम पीछे खींचे, लेकिन यूनहो की उम्मीदों के विपरीत डोंग सूक ने एक गमला उठाया और उसकी तरफ फेंक दिया। डोंग सूक ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा कि यूनहो क्या सोचता है कि वह उससे बराबरी पर बात कर सकता है। उसने ताने मारते हुए कहा कि यूनहो एक डिसेबल्ड इंसान था और वह उसे अपनी बराबरी में कैसे गिन सकता है। यूनहो थोड़ी देर के लिए घबराया, लेकिन उसने फ़ौरन खुद को संभाल लिया। उसी वक्त अचानक एक प्रॉपर्टीज़ विंडो खुली और एक संदेश आया, मेजरिंग नेसेसरी डेटा टू अनलॉक अ स्किल। यूनहो को हैरानी हुई, क्योंकि यह पहली बार था जब ऐसा कुछ उसके सामने आया था। फिर जियोंग ने पीछे से ज़ोर से आवाज़ दी, यूनहो बचकर रहना। डोंग सूक ने अपने स्टिक से यूनहो पर वार करने की कोशिश की, लेकिन तभी किसी ने यूनहो को पीछे खींच लिया। यूनहो ने देखा कि एक अनजान व्यक्ति ने उसे बचा लिया था। यूनहो ने उससे पूछा कि वह कौन था। उस व्यक्ति ने अपना परिचय चॉय के रूप में दिया और बताया कि वह हंडो कंपनी में काम करता था। फिर उसने कहा कि वह अब सेफ जोन की तरफ जा रहा है। यूनहो ने उसे रोका और कहा कि अब बहुत देर हो चुकी थी। चॉय हैरान हुआ और पूछा कि यूनहो का क्या मतलब था। यूनहो ने कहा कि शायद बाकी सेफ जोन्स में भी यही हालात होंगे। फिर यूनहो ने चॉय से पूछा कि क्या उसने कभी मिलिट्री में सेवा की है। चॉय चौंक गया और पूछा कि यूनहो को यह कैसे पता। जियोंग ने भी नोट किया कि चॉय की बात करने की शैली किसी मिलिट्री ऑफिसर जैसी थी। यूनहो ने जियोंग की तरफ देखा और पूछा कि क्या वह चॉय को उनकी टीम में शामिल करने को लेकर सहमत है। जियोंग ने पूछा कि क्या यूनहो के पास कोई योजना है। यूनहो ने कहा कि उनका पहला काम डोंग सूक की हथियारों को रोकने का था। जियोंग ने पूछा कि क्या उनके पास कोई ऐसा ऑब्जेक्ट था जिससे वे खुद को बचा सकते थे। यूनहो ने आसपास देखा और एक मजबूत बोर्ड पर नज़र डाली। फिर उसने जियोंग और चॉय से कहा, अब हम डोंग सूक को हराकर सेफ जोन में घुसने जा रहे हैं। जैसे ही यूनहो और जियोंग डोंग सूक के पास पहुंचे, उसने बोर्ड को मारना शुरू कर दिया। उन्हें पागल कहकर गालियाँ देने लगा। जब उसका स्टिक बोर्ड को तोड़ने में सफल हुआ, यूनहो ने जल्दी से बोर्ड पलटने को कहा, जिससे डोंग सूक का स्टिक चला गया। चॉय उसके काफ़ी पास था, तो डोंग सूक ने एक स्कैल्पल निकाली और चॉय को उसमें घुसेड़ा। जैसे ही यूनहो ने यह देखा, वह तुरंत चॉय को बचाने के लिए दौड़ा। उसने डोंग सूक को अपनी लाट से दूर किया, लेकिन डोंग सूक ने यूनहो की लाट को रोकते हुए उसका मजाक उड़ाया और पूछा कि क्या उसे लगता है कि एक क्रिपल उसकी बात मान सकता है। लेकिन डोंग सूक अपनी बात पूरी नहीं कर पाया, क्योंकि यूनहो ने उसे झाड़ू से मारा और कहा कि उसे पता था कि उसकी लाट से ऐसा कुछ नहीं हो सकता। वे सभी सुरक्षित क्षेत्र में पहुंचने में सफल हो गए और यूनहो ने जियोंग से कहा कि वह चॉय को जल्दी से हटाकर एक तरफ ले जाए। जियोंग ने कहा कि वह उसे अकेला नहीं छोड़ सकती, लेकिन यूनहो ने उसे चिंता न करने के लिए कहा और यकीन दिलाया कि चॉय ठीक रहेगा। तभी उन्होंने डोंग सूक की आवाज़ सुनी, जो यह कह रहा था कि यूनहो जैसे क्रिपल ने उसके साथ ऐसा कैसे किया, और उसे तिरछी नज़र से देख रहा था। डोंग सूक ने फिर यूनहो की तरफ दौड़ते हुए कहा, और यूनहो ने जवाब दिया कि जब जानवर गुस्से में होते हैं तो वे इंसान या जानवर के रूप में एक जैसी भावनाएं महसूस करते हैं। जब गुस्सा चढ़ जाता है तो वे तर्क को छोड़कर पूरी तरह से शरीर से अपनी भावनाओं को व्यक्त करने लगते हैं। ज़्यादातर लोग बिना सोचे समझे अपने शिकार पर हमला करते हैं, जैसे एक बैल मैटाडोर पर हमला करता है। जब डोंग सूक यूनहो के पास पहुंचा और उसे पकड़ने ही वाला था, यूनहो थोड़ा सा साइड हुआ, जिससे डोंग सूक सुरक्षित क्षेत्र से बाहर निकल गया। जैसे ही वह बाहर निकला, समय ख़त्म हो गया और वहाँ खड़े लोग चिल्लाते हुए कहने लगे कि अब सब मरने वाले हैं, और अगर वह वहाँ नहीं होता तो ऐसा कुछ नहीं होता। डोंग सूक चिल्लाता रहा कि यह मुमकिन नहीं है, यह असल नहीं हो सकता, जब तक उसका शरीर नष्ट होकर गायब नहीं हो गया। इसके बाद एक नोटिफिकेशन आया जिसमें बताया गया कि मिशन सफलतापूर्वक पूरा हो गया है और अब सभी अपने पुरस्कार का दावा कर सकते हैं। यूनहो ने कहा कि पिछली बार जब उसने पुरस्कार इस्तेमाल किया था तब उसके पैर 70% ठीक हुए थे और अब उसे पूरा ठीक हो जाना चाहिए। जब उसने पुरस्कार का इस्तेमाल किया तो सच में उसके पैर 100% ठीक हो गए और वह बेहद खुश हुआ। यूनहो ने उससे पूछा कि क्या अब उसके पैर पूरी तरह ठीक हो गए हैं। उसने जवाब दिया कि हाँ, और अब वह पहले जैसा हो गया है।
यूनहो खुश होकर उसे एक बार फिर से पैर के ठीक होने पर बधाई देने लगा। यूनहो ने कहा कि यह सब उसकी मदद से हुआ, लेकिन उसने इसका बिल्कुल उल्टा जवाब दिया और कहा कि वह खुद को बोझ महसूस करती है। यूनहो ने सोचा कि अब जश्न मनाने का वक्त ख़त्म हो चुका है और वह अब भी एक साधारण इंसान ही है, जबकि दूसरे लोग शायद अपनी काया और कौशल को बेहतर बना रहे होंगे, न कि सिर्फ वही हासिल कर रहे हैं जो उन्होंने खो दिया था। तभी यूनहो और जियोंग ने चॉय की आवाज़ सुनी, जो रो रहा था। जियोंग जल्दी से उसके पास गई और पूछा कि क्या वह ठीक है। चॉय ने जवाब दिया कि वह बहुत खुश है कि वह उनसे मिला और उसे लगा कि अब उसके लिए अंत आ चुका है। इसलिए उसने कहा कि वह चाहता है कि वे बाहर निकलने पर उसकी माँ को उसके अंतिम शब्दों को पहुँचाएं। लेकिन यूनहो ने कहा कि उसे उसकी चोट के बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वह गहरी नहीं थी और खून बहना बंद हो चुका था। चॉय ने चौंकते हुए पूछा कि क्या यूनहो सच में यही कह रहा था। यूनहो ने फिर से कहा कि वह अब सामान्य रूप से खड़ा हो सकता है। चॉय ने कहा कि यह अजीब है, क्योंकि उसे अभी भी बहुत दर्द हो रहा था। यूनहो ने सोचा कि चॉय शायद डरपोक इंसान था। फिर उसने पूछा कि क्या उसने अभी तक अपना पुरस्कार इस्तेमाल किया है। चॉय ने कहा कि उसने अभी तक पुरस्कार का इस्तेमाल नहीं किया। यूनहो ने उसे सलाह दी कि अगर उसे अपनी चोट के बारे में अब भी चिंता हो रही है तो उसे अपनी शरीर की प्राकृतिक उपचार क्षमता को और बेहतर करना चाहिए। उसने समझाया कि इस छोटी सी चोट को ठीक करने के लिए पुरस्कार का इस्तेमाल करना बेकार होगा, लेकिन शरीर की स्वाभाविक क्षमता को बढ़ाना ज़्यादा फायदेमंद होगा। चॉय यूनहो के विचार से प्रभावित होकर कहा कि वह एक जीनियस है और फिर उसे अपना बड़ा भाई बुलाना चाहता था। यूनहो थोड़ा चौंका और उसने चॉय से पूछा कि उसकी उम्र क्या है। चॉय ने कहा कि वह 25 साल का है। यूनहो और जियोंग दोनों चौंके। यूनहो ने कहा कि वह 28 साल का है, तो चॉय उसे अपना बड़ा भाई बुला सकता है। जियोंग ने भी कहा कि वह उससे 1 साल छोटी है। यूनहो ने कहा कि उसे तो लगा था कि चॉय कम से कम अपने मिड-30s में होगा, क्योंकि उसकी शक्ल वैसी थी। इसके बाद चॉय ने कहा कि बिना उनकी मदद के वह कुछ नहीं कर पाता और अब तक मर चुका होता। फिर उसने यूनहो से पूछा कि वे अगले मिशन के लिए कैसे तैयारी कर रहे हैं। यूनहो ने जवाब दिया कि उन्हें यह पता करना होगा कि अगला मिशन क्या है और इस दौरान उन्हें पुरस्कार का उपयोग करके तैयारी करनी चाहिए। यूनहो ने सोचा कि अब वे 15वीं मंजिल पर हैं और चूंकि वे बिल्डिंग के मध्य में हैं, यह उनके लिए घूमने में आसान होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उन्हें जितनी जल्दी हो सके जानकारी एकत्र करनी थी, खासकर स्किल अनलॉकिंग की असली प्रकृति के बारे में। थोड़ी देर बाद चॉय की चोट ठीक हो गई और जियोंग ने उसे बताया कि उसकी चोट बहुत जल्दी ठीक हो गई है और जब उसकी उपचार दर बढ़ी तो वह पूरी तरह से ठीक हो गया। चॉय ने जवाब दिया कि यह सच में है और उसे अब यह भी नहीं पता कि चोट कहाँ थी, क्योंकि वह पूरी तरह से साफ़ हो चुकी थी। जियोंग ने फिर पूछा कि यूनहो इस तरह से क्यों व्यवहार कर रहा था। चॉय ने जवाब दिया कि उसे भी नहीं पता, बस यूनहो ने कहा था कि वह कुछ जल्दी से चेक करना चाहता है, लेकिन अब वह बिना रुके दौड़ रहा था। कुछ देर बाद दौड़ने के बाद यूनहो ने एक अहम निष्कर्ष पर पहुंचा, जो था कि जो संदेश उसे मिला था वह सिर्फ भौतिक डेटा इकट्ठा करने का काम नहीं कर रहा था। बेशक भौतिक डेटा का कौशल प्राप्त करने में सबसे बड़ा प्रभाव था और उसने उस समय जो किया वह अपनी हाल ही में ठीक हुई टांग से दौड़कर शरीर को आदत डालना था। उसने देखा कि डेटा संग्रह की गति बढ़ी है और अब यह 12% से बढ़कर 87% तक बहुत तेज़ी से बढ़ी है। साथ ही उसने यह भी महसूस किया कि मानसिक कारक का भी बहुत बड़ा प्रभाव है। उसने कहा कि जैसे ही यह 100% पहुँचेगा वह नया कौशल खोलेगा और उसने यह भी सोचा कि वह किस कौशल को खोलेगा। उसने कहा कि अगर यह एक गेम होता तो वह आक्रामक कौशल चुनता ताकि वह अधिक दुश्मनों को हरा सके, लेकिन अब जब वह असली दुनिया में था तो उसे ज़्यादा व्यावहारिक कौशल रखना बेहतर लगेगा। तभी उन्हें नया नोटिफिकेशन मिला जिसमें बताया गया कि उनका अगला मिशन ठीक 3 बजे होगा। जियोंग की आंखों में खुशी के आंसू थे और उसने चॉय से पूछा कि क्या उसने भी वही सुना जो उसने सुना। चॉय बहुत खुश होकर बोला कि हाँ, उसने भी वही सुना और सच में सिस्टम ने यह बताया कि यह उनका आखिरी मिशन होगा। लेकिन यूनहो ने जियोंग और चॉय को देखा जो बेहद खुश थे और सोचने लगा कि यह सच नहीं हो सकता कि अगला मिशन उनका आखिरी होगा। फिर उसने अपनी प्रॉपर्टीज़ विंडो खोली और कहा कि सिस्टम ने वहाँ अगले चरण का जिक्र किया था और अगर यह मिशन आखिरी भी था तो भी पुरस्कार या कौशल की पेशकश करना असंभव होगा। जियोंग ने यूनहो से कहा, यूनहो, हमें अब सीढ़ियों तक जाना होगा और मिशन शुरू होने का इंतज़ार करना होगा। चॉय बहुत उत्साहित होकर बोला, क्योंकि यह आखिरी मिशन है